नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस की कक्षा में। साथियों, स्टैटिक जीके की एक श्रृंखला को और हम आगे बढ़ाते हुए आज का जो जबरदस्त टॉपिक है हमारे सामने वो क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। तो आपको पता होगा ये आधुनिक भारत का एक जबरदस्त टॉपिक है जहां से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और इस टॉपिक की मदद से हम लोग इतने प्रश्न यहाँ पे तैयार कर लेंगे कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि हाँ, इससे इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो साथियों, बिल्कुल भी बहुत अच्छे से समझिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक तरफ यहाँ पे वर्ष लिखे हुए हैं, एक तरफ यहाँ पे कौन कौन स्थल मतलब कहाँ पर इनकी बैठकें हुई हैं, और एक तरफ अध्यक्ष मतलब किसने कहाँ की अध्यक्षता की है, और एक तरफ प्रमुख घटनाएं मतलब कौन सी बैठक में क्या प्रमुख इंपॉर्टेंट चीज घटित हुई। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ही सिर्फ इसलिए हुई थी कि प्रत्येक वर्ष बैठकें करना और एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना कि मेन फोकस किस पे था? आज़ादी, स्वाधीनता, भारत बस आज़ाद होना चाहिए। तो प्रत्येक वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठकें होना, प्रत्येक वर्ष बस एक चीज़ इसी बात पे फैसला करना कि एक साल में हमें क्या प्रोग्रेस करनी है स्वाधीनता के लिए। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समझने से पहले, वो टेबल पढ़ने से पहले, तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्या करते हैं, तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं क्या? आईएनसी। आईएनसी का मतलब क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि इसका पुराना नाम बताओ। तो पुराना नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ किसका पुराना नाम है? ये पुराना नाम किसका है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। क्लियर? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है इसका पुराना नाम है। फिर सबसे बड़ी बात कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो स्थापना जो होती है वो कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को। और इसके संस्थापक कौन होते हैं? तो संस्थापक होते हैं एओ ह्यूम साहब। एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। क्लियर है बात? और प्रत्येक वर्ष इसकी बैठकें होनी थी, ये भी समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे बहुत ध्यान समझना, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। तो इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, अभी छोटा नहीं, पहले बात समझो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल सबसे मायने चीज रखती यही कि कोई भी अगर महत्वपूर्ण घटना इतिहास में घटित होती थी तो ब्रिटिश काल में कोई ना कोई गवर्नर जनरल हुआ करता था। उस गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो आप सबको बहुत अच्छे से याद रखना है, लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। सॉरी, उस समय गवर्नर जनरल थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको यहाँ पे लगा देते हैं कोने में। ठीक है, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ देखो, क्या समझेंगे? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पे बैठकें होनी है। शुरू की 4 बैठक सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहली बैठक तो याद रखिएगा कहाँ पर होती है? मुंबई में। और पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो उनका नाम था WC बनर्जी। और WC बनर्जी का मतलब होता है व्योमेश चंद्र बनर्जी।
इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। इनके साथ पहली बैठक में टोटल कितने प्रतिनिधि थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए 72 प्रतिनिधि। कितने प्रतिनिधि थे? 72 प्रतिनिधि इनके साथ बैठक में भाग ले रहे थे। और ये बैठक इंपॉर्टेंट इसलिए ये हुई कहाँ पर? तो याद रखिएगा, ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान, और इसको क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, यहाँ पर पहली बैठक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हो रही थी। ये कहाँ पड़ता है? मुंबई में। तो इतने प्रश्न पहली बैठक के आपको क्या करने हैं? याद करके रखने हैं। अब यहीं पे बात करते हैं बहुत अच्छे से कि दूसरी बैठक कहाँ पर हुई? तो दूसरी हुई है 1886 में। और कहाँ पर हुई है? तो कलकत्ता में हुई है। यहाँ पे अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अध्यक्षता कर रहे थे DB नेहरूजी, दादा भाई नेहरूजी। और आप सभी परिचित होंगे दादा भाई नेहरूजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते किसको? दादा भाई नेहरूजी को। और दादा भाई नेहरूजी की 2 पुस्तकें फेमस हैं। वो दोनों पुस्तकों का नाम है, एक का नाम है राष्ट्रगुप्तूर और एक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और दादा भाई नेहरूजी ने सबसे पहले अपनी इसी पुस्तक में किसके बारे में बताया था? राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की? तो राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले की दादा भाई नेहरूजी ने। किस पुस्तक में? इसमें। और कब की? 1867 और 68 में। और कितने रुपए आय बताई? तो आय भी इन्होंने बताई कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति की आय 20 रुपए प्रति व्यक्ति है। और दादा भाई नेहरूजी किस धर्म के थे? तो ये पारसी धर्म के थे। इसीलिए पेपर में प्रश्न बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन? तो पहले पारसी अध्यक्ष कौन? दादा भाई नेहरूजी। क्लियर होगी बात? अब यहीं पे पहले वाले की एक चीज और याद रखना, मुंबई में तो बैठक हुई थी। ये पहले होनी कहाँ थी? पुणे में होनी थी। परंतु पुणे में प्लेग नामक महामारी फैल गई थी। प्लेग नामक महामारी फैलने के कारण ये हुई थी मुंबई में। क्लियर होगी बात? तो पहले और दूसरी के बारे में सारे प्रश्न तुम्हारे दिमाग में क्या हो गए होंगे? फीड हो गए होंगे भाई। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे बहुत अच्छे से। आगे तीसरी बैठक याद रखना बहुत अच्छे से, 3rd नंबर की। तो 3rd नंबर की बैठक कहाँ होती है? मद्रास में होती है। और अध्यक्षता कौन करता है? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। और बिल्कुल सीरियल से सन याद रखना, पहली 85 में हुई थी, दूसरी 86 में। तो तीसरी कहाँ होनी है? 1887 में। ठीक, मद्रास। अब नाम से क्लियर हो रहा होगा ये मुस्लिम है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। क्लियर हो गई बात? सारे प्रश्नों को बड़ी बारीकी से समझो। चौथी बैठक जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो 4 बिल्कुल सीरियल से याद रखना। चौथी बैठक होगी कहाँ? 1888 में। कहाँ पर हुई है? इलाहाबाद में। और यहाँ पे अध्यक्षता किसने की? यहाँ पर अध्यक्षता की है जॉर्ज यूल ने। जॉर्ज यूल ने। इसलिए इनका प्रश्न आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे?
तो जॉर्ज थे। क्लियर। फिर आगे बात, अगर इस मैप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर पहली बैठक मुंबई, दूसरी बैठक कलकत्ता इधर पड़ता है, तीसरी बैठक यहाँ मद्रास और चौथी बैठक यहाँ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। आप खुद भर सकते हो 1885, 86, 87, 88 सबके बारे में सारे प्रश्न भी आपको समझ में आ गए। अब भाई बात करते हैं, हम लोग अपनी शीट पे पहुंच जाते हैं तो देखते हैं अच्छे से। तो बालक बहुत अच्छे से आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इतने प्रश्न समझ में आ गए ना। देखो दोनों का मिक्सअप में पढ़ाऊंगा, अच्छे समझ जाओगे। तो भाई देखो, तो पहली वाली समझ में आई गई, अच्छे से हमने लिखवाई दिया। दूसरी भी समझ में आ गई, तीसरी भी समझ में आ गई, चौथी भी समझ में आ गई, और सारे प्रश्न भी हमने आपको बता दिए 4 के, ठीक। अब बात करते हैं 1890 की, कलकत्ता की फिरोज शाह मेहता। ये डायरेक्ट पेपर में प्रश्न आता है कि 1890 कलकत्ता अधिवेशन में जो बैठक हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो फिरोज शाह मेहता ने की थी। अब बात कर लेते हैं बहुत अच्छे से, थोड़ा सा देखो, ये 3 नाम दिख रहे हैं। 1896 कलकत्ता रहमतुल्लाह सैनी, 1905 बनारस गोपाल कृष्ण गोखले, 1906 कलकत्ता दादा भाई नेहरू। ये इन तीनों की भी चर्चा वहीं पर करते हैं क्योंकि वहाँ पर आसानी से लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए इसको ऊपर कर देते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले आपको दिखा वहाँ पर क्या, 1896। तो 1896 की जो बैठक हुई वो कहाँ पर हुई? कलकत्ता में हुई भाई साहब। कहाँ पर हुई? कलकत्ता में। अध्यक्षता कौन कर रहा था? अध्यक्षता कर रहे थे रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी। और यहाँ पर विशेष घटना क्या घटित हुई? तो याद रखिएगा, इस अधिवेशन में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई कि यहाँ पर वंदे मातरम पहली बार गाया गया। वंदे मातरम मतलब राष्ट्रगीत सबसे पहले गाया गया। कब? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, जहाँ की रहमतुल्लाह सैनी अध्यक्षता कर रहे थे। वंदे मातरम किस पुस्तक से में लिखा है? किस पुस्तक से लिया गया? आनंद मठ से। और आनंद मठ के रचयिता कौन हैं? आनंद मठ के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और यहीं पे प्रश्न याद रखिएगा, आनंद मठ में एक विद्रोह का भी वर्णन है। वो कौन सा विद्रोह है? उस विद्रोह का नाम है सन्यासी विद्रोह। उस विद्रोह का नाम है सन्यासी विद्रोह। वंदे मातरम मतलब राष्ट्रगीत कितनी देर में गाया जाता है? तो आप सबको पता होना चाहिए 65 सेकंड में भाई। 65 सेकंड मतलब 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है। क्लियर होगी बात? यहाँ पे वंदे मातरम की बात अच्छे समझ में आ गई। तो ये कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। यहीं पे एक अधिवेशन और याद रखना जो पेपर में बहुत पूछा जाता है। जब राष्ट्रगीत आ गया तो 1911 का अधिवेशन याद रखिएगा। और यहाँ पे कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में हुआ। और अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो पंडित विशन नारायण दत्त। पंडित विशन नारायण दत्त यहाँ की अध्यक्षता कर रहे थे। और इस अधिवेशन में क्या विशेष हुआ? इस अधिवेशन में विशेष यही हुआ कि यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया, मतलब जन गण मन सबसे पहले कहाँ गाया गया? यहीं पर। और राष्ट्रगान को गाने में कितनी देर लगती है? तो लगती है 52 सेकंड, ठीक। और राष्ट्रगान में याद रखिएगा ये किसने लिखा? तो ये लिखा रवीन्द्रनाथ टैगोर ने। रवीन्द्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा, अमार सुनार बांग्ला। और ये ऐसे व्यक्ति हैं पहले भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता। तो गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में इनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। किस क्षेत्र में? तो बालक याद रखेगा, साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और याद रखेगा रवीन्द्रनाथ टैगोर ने की एक उपाधि थी जिसका नाम था नाइटहुड। और नाइटहुड उपाधि उन्होंने वापस कर दी। किस लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, ठीक है, वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? 13 अप्रैल 1941
19 को हुआ। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर बात आती है रविन्द्रनाथ टैगोर की कि इन्होंने ही कलकत्ता में एक स्थापना की थी, किसकी? शांति निकेतन। शांति निकेतन की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब की थी? 1901 में। ठीक, तो इतने सारे प्रश्न आपको कहाँ मिलेंगे? 360 डिग्री। तुम कहते हो सर जी बहुत कम देर की वीडियो बनाते हो, कुछ टॉपिक मेरे छूट गए, ये हो गया वो। भाई जब एक प्रश्न से मैं प्रश्न को छूटने दूंगा तब कहो ना। जो सारी टॉपिक मैं वहाँ पे कवर करा रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके का मतलब क्या? जबरदस्त तरीके से तुम्हें जीएस आनी चाहिए। तो 1896 और 1911 का बहुत अच्छे से तुम्हें याद हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे देखो 1896 तुम्हें समझ में आ गया होगा, कलकत्ता का, रहमतुल्लाह सयानी का। अब चलते हैं 1905 के बनारस गोपाल कृष्ण गोखले में। ठीक है, चलिए तो इसको भी ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे लिखते अच्छे से बन जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे है 1905 अधिवेशन। कहाँ पर है? कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में। अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण किसके किसके गुरु हैं? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी प्लस मोहम्मद अली जिन्ना। दोनों लोगों के राजनीतिक गुरु कौन है? तो दोनों लोगों के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। यहीं पे याद रखिएगा, ये जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905वें अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे तो इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या घटी? इनके समय में घटित यह हुआ कि इनके समय में बंगाल विभाजन हुआ। क्या हुआ? बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड कर्जन। ठीक, लॉर्ड कर्जन था। और बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीय क्या कर रहे थे? 2 आंदोलन चलाए महत्वपूर्ण। एक का नाम था बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चला। और एक का नाम था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन एक दूसरे का नाम था। तो क्लियर हो गई। स्वदेशी आंदोलन चला कब? ये भी पेपर में आता है। तो स्वदेशी आंदोलन चला 7 अगस्त 1905 को। इस आंदोलन का मतलब था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो और अपने देश में बनी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करो। तो ये था स्वदेशी। 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन मनाया गया, इसीलिए इस दिन मनाया जाता है क्या? नेशनल हैंडलूम डे, मतलब राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। क्लियर हो गई बात? यहीं पे याद रखिएगा बहुत अच्छे से। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम क्या था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम था MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, फिर आगे बात समझना। MG रनाडे का एक प्रश्न पेपर में बहुत बढ़िया आता। इन्होंने एक स्थापना की, आंदोलन संस्था की, जिसको कहते हैं पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो MG रनाडे ने की। कब की? 1867 में की। क्लियर हो गई बात? फिर गोपाल कृष्ण गोखले का भी प्रश्न आता है। इन्होंने भी एक संस्था की स्थापना की। 1905 में इन्होंने किसकी स्थापना की? सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया। सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की। क्लियर हो गई बात? एक एक प्रश्न में बिल्कुल निचोड़ करके रख दूंगा मैं। ठीक।
ठीक है, चलिए उम्मीद करते इतने प्रश्नों को बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने सीखा होगा, समझा होगा। चलिए 1905 का तो मैं अच्छे से समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं 1906 का, तो आप यहां मिलाते भी चलो, तो 1905 भी कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे 1906 का, कलकत्ता अधिवेशन, जहां की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नेहरू, और इनके बारे में तो हम तुमको ऐसे ही बता दे रहे हैं यहीं पर। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नेहरू। यहां पर प्रश्न आता है पूर्ण स्वराज की सबसे पहले मांग किसने की? तो पूर्ण स्वराज की सबसे पहले मांग की दादा भाई नेहरू ने। कहां पर की? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। क्लियर हो गई बात। फिर आगे आ जाओ, 1911 वाला हमने तुमको समझा दिया, कलकत्ता अधिवेशन, विसर्जन राष्ट्रगान वाला पूरा मामला। ठीक है, यहीं पे याद रखिएगा बहुत अच्छे से कि पूर्ण स्वराज की मांग की किसने? दादा भाई नेहरू ने। अब बात चले आओ 1907 में। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। यहाँ पे राम है, यहाँ पे सा कर लो, रास बिहारी घोष। इनके समय में इंपॉर्टेंट क्या हुआ? तो समझो बात को। इनके समय महत्वपूर्ण घटना ये घटित हुई कि दो स्वतंत्रता के लिए दो प्रकार के लोग थे, गरम दल, एक नरम दल। तो जो गरम दल थे वो लोग सोचते थे कि हमको आज़ादी अंग्रेजों को मार के मिलेगी, तो हम इनको मार डालेंगे और ये भाग जाएंगे। और नरम दल के लोग सोचते थे कि हमको आज़ादी अहिंसा से मिलेगी, हम आंदोलन करेंगे और बिना हिंसा के बिना हम लोग आज़ादी हो जाएंगे। तो क्या हुआ? 1907 का सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष अध्यक्षता कर रहे थे। यहाँ पर प्रमुख घटना क्या घटित हुई? नरम दल व गरम दल क्या हो गए? अलग अलग हो गए। नरम दल व गरम दल क्या हो गए? अलग अलग हो गए। कब? 1907। फिर आ जाओ, एक यहाँ 1911 वाला तुमको हमने समझाई दिया। फिर बस रहा 1916 का लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार। यहाँ पर प्रश्न आता है कि नरम दल व गरम दल एक कब हुए? तो नरम दल व गरम दल एक हो गए। कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। क्लियर हो गई बात। फिर बात समझना, 1916 में एक प्रमुख और घटना क्या घटित हुई? कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। मुस्लिम लीग के बीच समझौता कौन से अधिवेशन में हुआ? ये 1916 में ही हुआ। ठीक है, ये दोनों 1916 के ही हैं भैया। मुस्लिम लीग के बारे में आ गया, तो मुस्लिम लीग के बारे में आ गया तो समझे रहना, बहुत अच्छे से पेपर में प्रश्न बनता है। मुस्लिम लीग भी एक संस्था थी जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी ढाका में, और यहाँ पे अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो एक व्यक्ति का नाम था आगा खां और दूसरे व्यक्ति का नाम था सलीम उल्ला खां। सलीम उल्ला खां, ये याद रखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आसानी से तुम कर ले जाओगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब, कहाँ और किसके द्वारा की गई। चलो, इतनी बात समझ में आ गई भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं। अब बात समझना बहुत ध्यान से। 1916 में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहीं पर एक कोटेशन बोली गई थी। क्या बोली गई थी? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। इसे मैं लेकर रहूंगा। पेपर में प्रश्न आता है कि ये बात किसने बोली थी? तो ये बात बोली थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक, और लाल बाल पाल के नाम से किसे जानते थे? लाला लाजपत राय को, बाल गंगाधर तिलक को और बिपिन चंद्र पाल को। जिनमें बाल गंगाधर तिलक ने 1916 के अधिवेशन में बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक के बारे में याद रखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। क्या है? इनकी तो पहले बुक से याद कर लो। इनकी बुक से एक है जिसका नाम है गीता रहस्य। एक बुक है जिसको कहते हैं केसरी, और केसरी किस भाषा में है?
तो केसरी मराठी भाषा में लिखी हुई है। और एक बुक इनकी और है जिसका नाम है मराठा। मराठा किस भाषा में है? तो मराठा इंग्लिश भाषा में है। क्लियर? बाल गंगाधर तिलक ने 2 उत्सव चालू किए थे जिसका नाम है गणेश उत्सव और एक का नाम है शिवाजी उत्सव। तो इन उत्सव को महाराष्ट्र में चालू करने वाला व्यक्ति कौन था? बाल गंगाधर तिलक ही थे। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक। भारतीय अशांति का जनक किसे कहते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को। और किसने कहा? तो वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। तो उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न क्लियर हो गए। आगे 1917 कलकत्ता अधिवेशन एनिवर्सरी। तो आप देख रहे हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरा चलता जा रहा है, अभी तक कोई भी महिला नहीं आई थी, तो इसीलिए पेपर प्रश्न आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट कौन बनी? एनी बेसेंट बनी। 1920 का नागपुर सी विजय राघवाचार्य, ऐसे याद कर लो, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। 1924 का बेलगांव, बेलगांव कहाँ पड़ता है? पड़ता है कर्नाटक, केटी मतलब कर्नाटक, महात्मा गांधी अध्यक्षता का। इसीलिए पेपर में आता है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की कि नहीं की? तो याद रखिएगा एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा 1924 में बेलगांव अधिवेशन की गई थी। फिर आ जाओ 1925, यहाँ पे मद्रास की जगह यहाँ पे कानपुर कर लो और S.A. अंसारी की जगह यहाँ पे सरोजनी नायडू कर लो। सरोजनी नायडू कर लो। इनका पेपर में प्रश्न आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी भैया? सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू के बारे में पता ही होगा, इनको भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। भारत कोकिला मतलब नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से। और इनके प्रश्न और भी आपको पता होंगे कि ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। पहली महिला फर्स्ट वोमेन गवर्नर कौन बनी? सरोजनी नायडू। किस राज्य की बनी? यूपी की बनी। कब बनी? 1950 में बनी भैया। क्लियर? आगे बात समझो। सरोजनी नायडू की 2 पुस्तकें याद रखना। एक पुस्तक का नाम है गोल्डन थ्रेशोल्ड और एक पुस्तक का नाम है द ब्रोकन विंग्स। द ब्रोकन विंग्स और द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये सरोजनी नायडू की पुस्तकें थी। क्लियर हो गई बात? इतने प्रश्न बड़े जबरदस्त आपको याद रखने भाई। चल आगे देखते हैं। 1929 का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। पेपर में प्रश्न आता है स्वराज की मांग की गई थी 1906 में, सबसे पहले दादा भाई नेहरू के द्वारा। यहीं पे प्रश्न आता है कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति किस अधिवेशन में हुई थी? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति किस अधिवेशन में हुई थी? तो जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर अधिवेशन। क्लियर? फिर 1931 का कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप सबने मौलिक अधिकार में पढ़ा था, मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले कहां पर की गई थी? तो मौलिक अधिकार की सबसे पहले मांग, मौलिक अधिकार की सबसे पहले मांग कहां की गई थी? तो 1931 के कराची अधिवेशन में की गई थी। क्लियर? फिर 1936 का लखनऊ अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू का, ऐसे याद कर लो। 1937 का फैजपुर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू। फैजपुर पड़ता है कहाँ पे? महाराष्ट्र में, और ये केवल गांव है, इसीलिए पेपर में प्रश्न आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में आयोजित हुआ। गांव में आयोजित होने वाला एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा हुआ?
हैजपुर 1937 का। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस का याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस ही थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अधिवेशन और हो रहा था जिसका नाम था 1939 का, और यहाँ पर त्रिपुरी जगह का नाम था और अध्यक्षता कौन कर रहा था? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन पेपर में प्रश्न क्या आता है? सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था इस वाले अधिवेशन से। तो जब इस्तीफा दे दिया, पेपर में प्रश्न आता सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिससे इस्तीफा दे दिया? तो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। उसके बाद अध्यक्ष पद पे कौन संभाले गए, अध्यक्ष कौन बने? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद उसके बाद अध्यक्ष बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। क्लियर? फिर आगे समझो। 1940 का रामगढ़ अबुल कलाम आजाद का। तो याद रखिएगा सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष कौन? अबुल कलाम आजाद। फिर लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष पद पर कौन रहे? तो रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद। फिर 1946 का अधिवेशन मेरठ में अध्यक्षता हो रही थी, JB कृपलानी अध्यक्ष बने हुए थे। उसी समय 15 अगस्त 1947 आता है, इसीलिए पेपर में प्रश्न आता है आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, INC का अध्यक्ष कौन हुआ? तो JB कृपलानी साहब आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष हुए। तो इस प्रकार पूरा का पूरा मामला सिमट गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक स्टैटिक जीके की वीडियो में। साथियों, विश्वास आप मानोगे नहीं, अगर आपने स्टैटिक जीके हमारी कंप्लीट कर ली, पेपर में प्रश्न आपके फंसेंगे नहीं। अगर इधर उधर से 1-2 टॉपिक रह भी जाते तो इतना परेशान मत हो। क्यों? क्योंकि हमने स्टैटिक जीके में चारों एंगल घुमाया है, हर प्रश्न को वहाँ पे समाहित किया है। तो इसी प्रकार आज की भी कक्षा स्टैटिक जीके की समाप्त होती है। अब एक इंतज़ार रहेगा नई स्टैटिक जीके का। तो सभी साथियों को अब हम लोग जय हिंद बोलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।